नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाश क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूं इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूं सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और साथियों सभी ने एनवायरमेंट फ्रेंडली अपने त्योहार को दीपोत्सव को मनाया होगा और गोवर्धन पूजा और उसके बाद फिर भाई दूज। तो हमारी भी 2 दिन की लगभग 2 दिन की छुट्टी हो गई। तो साथियों फिर से हम तो टाइम है अपना इतिहास का हो जाएगा साथियों, सिलेबस कोई दिक्कत नहीं है। और यूपी स्पेशल भी अगले हफ्ते सर आ रहे हैं तो वो यूपी स्पेशल भी आपको करवाएंगे। और यूपी स्पेशल के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटी वाला पोर्शन भी साथियों आपको करवा दें। तो आप बेफिक्र होकर पढ़िए, बाकी तो सब कर लेंगे। और मैंने मध्यकालीन भारत प्रारंभ कर दिया था पिछली बार जब मतलब जो अवकाश हुए थे या छुट्टियां हुई थी उससे पहले। जो त्योहार था, त्योहार से पहले मैंने कर दिया था। यहाँ तक कि दीपावली वाले दिन भी सुबह मैंने रिकॉर्ड की थी। वैसे रिकॉर्ड क्लास करके फिर मैं निकल गया था घर। तो साथियों तो क्योंकि त्योहार पे जाना था घर पे, तो उसी चक्कर में 1-2 दिन लग गए, तो इसीलिए 2 दिन का ऑफ भी हो गया। मैंने तो बात करी थी, लेकिन स्टूडियो वाली तब जो हमारी जो तकनीकी जो खामियां देखती है या जो आपको कह सकते हैं कि जो स्टूडियो संभालती है वो पूरी टीम छुट्टी पर थी। भाई उन्हें भी तो चाहिए, जो स्टूडियो संभालने वालों को भी जो त्योहार पे अवकाश चाहिए साथियों। तो फिर उस वजह से क्लास नहीं हो पाई। बाकी हमारा इस हो गया था मध्यकालीन भारत। आज की आप देख पा रहे हो कि मध्यकालीन भारत की क्लास दूसरी क्लास है। तो उसमें मैंने जो पहली क्लास थी साथी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इस्लाम धर्म जैसे सर्व से पहले जब मध्यकालीन भारत की जब चर्चा होती है तो उसमें आप देख पाओगे कि सबसे पहले इस्लाम की चर्चा होती है कि इस्लाम उसकी कि इस्लाम धर्म के कहां से ये सब हुआ। तो मैंने आपको जब शुरुआत में करवाया तो मैंने आपको बताया कि इस्लाम धर्म का उदय कहां से हुआ, उसके जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका जन्म कहां हुआ, उनके बाद फिर वो उनकी माता का नाम, पिता का नाम। क्यों एक होता है कि यहाँ से प्रश्न तो कम ही पूछता है, उठाता है प्रश्न तो कम ही उठाता है। लेकिन साथियों ऐसा होता है कि जब किसी उसमें अगर हम किसी पोर्शन में जैसे मध्यकालीन भारत में हम स्टार्ट करें तो पता होना चाहिए, ये जरूरी है कि आखिर ये जिसको हम मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इस्लाम की चर्चा जब होती है तो इस्लाम का उदय कहां से हुआ। बाकी मैंने आपको बताया था कि बर्बर क्यों था, ये भी मैंने आपको बताया कि कट्टरता क्यों आई, वो भौगोलिक कारण भी बताया कि हो सकता है भौगोलिक कारणों की वजह से भी कट्टरता और आपको वो सब देखने को मिलता है किसी धार्मिक विचारधारा में और उसमें। तो ये सब साथियों मैंने आपको समझा दिया। आज की क्लास तुर्क आक्रमण पर होगी साथियों। और तुर्क की जैसी चर्चा होगी तो साथियों आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि एक बर्बर जैसे मध्य एशियाई या एक सेकंड थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो आप सीधे कह सकते हो कि तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जनजाति थी। मध्य एशिया की बर्बर जनजाति, बर्बर जनजाति और जनजाति से आप समझ पा रहे होंगे साथियों ये जंगलों में निवास करने वाले जनजाति जो समूह है। लेकिन बर्बर थी, बर्बर मतलब आक्रामक, सिर्फ उन्हें लूट खसूट मारना और ये सब बर्बरता आप समझ पा रहे होंगे, बर्बरता थी। तो बर्बर जनजाति थी और वो जो तुर्क थे वो बर्बर जनजाति मध्य एशिया की थी। अब मध्य एशिया की मैंने आपको बताया कि वहां सब रेगिस्तान, खाने पीने की, वो मैंने इस्लाम उसमें भी समझाया था उदय में कि मध्य एशिया में आप देख पाओगे कि उपजाऊ भूमि की बहुत आयत में आप कह सकते हो कमी है, उपजाऊ भूमि है नहीं। पीने का पानी भी बहुत कम मात्रा में मिलता है साथियों, वहां पीने की पानी की भी उचित व्यवस्था, हर जगह पीने का पानी नहीं मिलता। रेगिस्तान है, पहाड़ी इलाका, रेगिस्तानी इलाका है। तो उस समय आप पठारी क्षेत्र है पूरा, उसमें अगर देखा जाए तो पठार बोल सकते हो या रेगिस्तान ज्यादा बढ़िया, मरुस्थल बोल सकते हो, मरुस्थलीकरण भी है वहां पे। तो साथियों उससे आप देख पाओगे कि कट्टरता बर्बरता तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र में, उस भौगोलिक अवस्थिति में, इसमें क्योंकि खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता होगा वहां पे साथियों। पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, तो पानी के लिए भी संघर्ष करना होगा। तो जब खाने पीने के लिए जिस जगह संघर्ष करना पड़े साथियों, उसमें आप देख पाओगे कि वहां बर्बरता आना स्वाभाविक है। बर्बरता, कट्टरता और ये सब जो बोला जाता है ये सब आना स्वाभाविक है।
तो उसी प्रकार साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मध्य एशिया की बर्बर जनजाति थी। और अगर जैसे एक और जैसे चर्चा होती है तुर्कों की, यही मैं आपको करवा दूं कि जैसे अभी हम बाबर के जब मुगल काल में सोच रहा हूँ, मुगल काल मॉडर्न की बात कर रहा हूँ तो मॉडर्न की बात ही करवाऊंगा साथियों, उससे पहले, क्योंकि अगर वह इससे कम प्रश्न भी कम पूछे जा रहे हैं, और जब एनसीईआरटी से ये पोर्शन हटा दिया मुगल काल वाला, तो इससे कल्चर को छोड़ के बाकी सब कम ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पे आप मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न की बात ही करवाऊं, तो मॉडर्न की बात करवाऊंगा। बाकी आप कमेंट सेशन में बता देना कि अगर पहले करवाना हो इसकी तुरंत बाद सल्तनत काल के, तो इसके बाद जैसे ही सल्तनत काल आएगा, और सल्तनत काल के बाद जैसे आएगा, तो अगर अभी करवाना हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए कि अभी करवाना सर, अभी करवा दीजिए, तो फिर मैं और थोड़ा शॉर्ट में करवा दूंगा, लेकिन करवा दूंगा। तीन क्लास, 3 या 4 क्लास में करवा दूंगा लगभग लगभग, मुगल काल पूरा 4 क्लास का है तो वो हो जाएगा। उसके बाद साथियों जो तुर्कों की चर्चा होती है, बाबर का जिक्र मैंने इसीलिए किया कि बाबर ने जब विजय की तो आप देखो गाजी की उपाधि धारण करेगा। और ये जो गाजी की उपाधि थी, इन्होंने तुर्कों ने ही प्रारंभ की थी। गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि, उपाधि ये तुर्कों ने ही प्रारंभ की थी साथियों। तुर्कों ने प्रारंभ प्रारंभ तो गाजी की उपाधि तुर्कों ने साथियों प्रारंभ की। उसके बाद एक और जैसे अगर तुर्कों की ये चर्चा हो रही है तो उसमें मेन तो यही है। और एक गाजी की उपाधि के बारे में भी अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं, उस टाइम भी बताऊंगा आपको, जब गाजी की उपाधि की चर्चा तब हो गई जब मुगल काल में। गाजी की उपाधि साथियों ये थी कि बर्बर जब सामने किसी से आप युद्ध करते हैं या किसी से आप लड़ाई करते हैं, तो उस युद्ध में उसे मारकर या उसके जितने भी वो हैं अपने दुश्मनों को मारकर उनके सरों को काटकर उन सरों की जो सर जो होते हैं कि सिर जो है, जो उनकी खोपड़ी है, उन खोपड़ियों का एक बनाया जाता है जैसे पिरामिड नुमा, उस पर बैठकर, और तब फिर उसे गाजी की उपाधि दी जाती है। और कुछ और भी परंपराएं होंगी कि खून से तिलक किया जाता है या कुछ भी, और तिलक नहीं हो तो खून पिलाया जाता है या कुछ होता होगा। लेकिन मेन गाजी की उपाधि में आप समझ लीजिए कि अपने दुश्मनों को मारकर उनकी खोपड़ी काटकर या उनकी खोपड़ियों का ढेर बनाकर उस ढेर पर बैठकर गाजी की उपाधि दी जाती थी साथियों। तो गाजी की उपाधि आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं जैसे चर्चा करूं उस पर, अगर इनकी जब चर्चा हो तुर्कों की, तो तुर्कों की अगर मैं चर्चा करूं तो आप देख पाओगे साथियों, तुर्कों की जैसी चर्चा होगी तो उसमें आप कह सकते हो कि जो अलप्तगीन था वो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। अब मेन जैसे संस्थापक पे अगर हम आए तो आप देख पाओगे कि जो अलप्तगीन था वो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। तो अगर यहाँ पे अगर हम कहें तो अलप्तगीन करके था, अलप्तगीन ये तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था साथियों। तो अलप्तगीन तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बाद अगर तुर्कों की और भी चर्चा करें तो आप कह सकते हो साथियों कि उसके बाद एक, वैसे ज्यादा तो नहीं है इनके बारे में, तुर्कों के बारे में जो जो प्रमुख प्रमुख चीजें होंगी वो मैं आपको करवा दूंगा साथियों। लेकिन इतना है, अगर इसमें आप जानो तो अलप्तगीन के बाद आप कह सकते हो कि एक सुबुक्तगीन करके आएगा, उसका भी जैसे ज्यादा वो नहीं है, बस जैसे चर्चा होंगी। उसके बाद एक और जैसे शासक की चर्चा होगी तो वो शासक आएगा। तो उन्हीं पर साथियों आप कह सकते हो कि उसके बारे में चर्चा हो तो तुर्कों के बारे में ये अलप्तगीन सुबुक्तगीन एक और आ जाएगा। उसके बाद जैसे एक आ जाएगा कि जैसे सिस्तान के शासक की चर्चा होगी तो वो आ जाएगा। तो उसके बाद सीधे हम पीपीटी पे चलते हैं साथियों। ये आपको मैंने बता दिया कि तुर्क जैसी तुर्कों की चर्चा होगी तो आप कह सकते हो कि तुर्कों की चर्चा में जो जो महत्वपूर्ण था वो मैंने करवा दिया। बाकी मैंने पीपीटी में प्रीवियस ईयर भी ऐड करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के आधार पर प्रश्न। तो एक जैसे मोटा मोटा एक इंट्रो, अगर आपके जैसे इंट्रो देना हो तो वो इंट्रो आपकी समझ में आ गया होगा साथियों। तो ये जो तुर्कों की चर्चा होती है बस उसके बारे में आप ध्यान रखो कि ये जब जैसी तुर्कों की चर्चा होगी तो एक बर्बर जनजाति थी, वो भी बर्बर जनजाति में जैसे चर्चा होगी तो आप कह सकते हो कि बर्बर जनजाति थी मध्य एशिया की। उसके बाद जैसे खलीफा की चर्चा होगी तो खलीफा मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में कि खलीफा 4 जो खलीफा थे उनकी चर्चा हुई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अली थे उनके पुत्र हुसैन को
करबला के उसमें मैं तो वो सब मैंने आपको इसीलिए करवाया था कि आगे जैसे खलीफा खलीफा पूछा जाए कि खलीफा कौन था, तो आपकी समझ में आए कि खलीफा फिर मुझे उस समय बताना पड़े, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा साथियों। इससे आगे हम जैसे ही हम बढ़े तो अब सीधे पीपीटी पे आते हैं अपनी पे। तो हम जैसे ही, ये तो साथियों हो गया था इस्लाम के जैसे उदय की जब चर्चा होगी, तो उस दिन हम पहुंच गए थे साथियों तुर्क आक्रमण पे, पहुंच गए थे साथियों तुर्क आक्रमण पे। जैसी चर्चा हो तो ये साथियों तुर्क आक्रमण पे मैंने अभी आपको बताया था कि तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जनजाति थी। अभी मैंने आपको बताया बर्बर जाति या जनजाति नहीं थी, आप कह सकते हो जनजाति थी, बर्बर जनजाति, जनजाति, क्योंकि मध्य एशिया में ज्यादातर आपको जनजातियां ही मिलेंगी साथियों, क्योंकि जो रेगिस्तानी और आप कह सकते हो जंगल वाला होता तो उस समय जाति या आप जनजाति बोल सकते हो कि जनजाति थी। तुर्कों ने गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया। ये मैंने अभी आपको बताया साथियों कि गाजी की उपाधि का क्या मतलब है, क्या गाजी किसे बोला जाए, गाजी की उपाधि से किस तरीके से आपको समझाया मैंने, बताया कि गाजी की उपाधि किसे बोला जाता था। उसके बाद साथियों आप देखोगे कि अलप्तगीन मैंने अभी आपको बताया कि तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बाद सुबुक्तगीन शासक की चर्चा होती है। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। तो साथियों सुबुक्तगीन को भी ध्यान रखना, पूछ लेता है कि वो कौन सा प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया, आप सीधे बताओगे सुबुक्तगीन था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद साथियों एक शासक की चर्चा होती है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की चर्चा होगी तो यह सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी, और यही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर आक्रमण किया, मैंने आपको बताया था। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो मैंने सिर्फ वही लिया साथियों जो जो इंपोर्टेंट था, जो जो महत्वपूर्ण था, मैंने सिर्फ वही लिया है। इसके अलावा मैंने और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लिया जिसकी चर्चा हो। इसमें आप देखोगे कि जो महमूद गजनवी था इसने सिस्तान के शासक खलब बिन अहमद को पराजित किया। तो मैंने अभी बताया था कि सिस्तान के शासक की चर्चा होगी। सिस्तान के शासक की यही है कि इसे महमूद गजनवी ने उठाया। वैसे यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन ये मैंने पॉइंट एक ऐड कर दिया है क्योंकि हो सकता है कि अगर पूछ ले कि महमूद गजनवी ने किसको आया, क्योंकि ऐसा है कि जब से मुगल काल हटा है तब से आपको कह सकते हो कि एक तो सल्तनत काल पे पूरा ज्यादातर प्रश्न उठाएंगे सल्तनत काल से, और दूसरा साथियों मैंने आपको बताया था कि संगम युग से दक्षिण भारत से उठाएंगे और मराठा से उठा रहे हैं। मराठा से तो कई प्रश्न पूछे गए तो मराठा भी साथियों में करवाऊंगा। खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की साथियों। यह प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। जो महमूद गजनवी था वो प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की साथियों। और इसकी उपाधि की जब चर्चा करें तो उसकी उपाधि थी बुत सिकन, मूर्ति भंजक। अब मूर्ति भंजक क्यों थी, तो सीधे सीधे आपको मैंने बताया कि भारत पर जब आक्रमण किया तो ये किसी भी मूर्ति को इसने छोड़ा नहीं, सबको तोड़वा तोड़वा कर, कुछ को तोड़वा कर समुद्र में फेंकवा दिया, कुछ को ऐसे ही कर दिया। तो इन पे आप ध्यान रखना साथियों के मूर्ति भंजक या बुत सिकन किसे बोला जाता है, तो वो महमूद गजनवी की उपाधि थी। इसके बाद जैसे ही हम आते हैं साथियों तो खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का प्रण लिया था इसने, महमूद गजनवी ने साथियों। तो ये एक पॉइंट था, ये भी आज तक नहीं पूछा गया साथियों, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये पूछ सकता है तो इस वजह से मैंने इसे ऐड किया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये कई बार पूछ गया, एक आम प्रश्न है तो ये नहीं पूछेगा कितनी बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार आक्रमण किया, ये जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। कई बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया कि अब पूछता ही नहीं है सब, इतने आसान प्रश्न। तो 1000 ईस्वी में बेहिंद पर आक्रमण किया साथियों, तो ये पूछ सकता है इसके आक्रमण की। जयपाल को पराजित किया, पाल शासक जयपाल को पराजित किया, जयपाल ने आत्महत्या कर ली साथियों। तो ये साथियों प्रीवियस ईयर में पूछा गया पॉइंट है, इस पे आप ध्यान रखना। इस पे मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, तो इस पे ध्यान रखना। 1009 ईस्वी में नारायणपुर अलवर पर आक्रमण किया, तो ये उसके जो महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था उनकी कुछ जो महत्वपूर्ण उनकी चर्चा थी। 1014 में थानेश्वर, 1014 ईस्वी में साथियों थानेश्वर हरियाणा, जो थानेश्वर है जो हरियाणा में, उस दिन पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे साथियों तो आप देख पाओगे कि इसके अलग जो एक महत्वपूर्ण, जैसे 1016 में कश्मीर पर असफल आक्रमण किया, तो ये आक्रमण है साथियों, थोड़ा यहां मिस्टेक हो गई है, तो ये आक्रमण है, इस पे ध्यान रखना। उसमें भी ये आक्रमण करके हुआ था तो उस पर भी ध्यान रखना, इससे पहले वाली उसमें 1018-19 में कन्नौज एवं मथुरा पर आक्रमण किया। ये साथी पूछे नहीं गए आक्रमण में, सिर्फ एक पूछा गया है, मैंने आपको भी बताया था ये वाला, ये थानेश्वर वाला साथियों एक बार पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया। लेकिन जब थानेश्वर वाला पूछ सकता है तो साथियों और भी पूछ सकते हैं।
इसीलिए मैंने कहा कि एक बार ये करवा देता हूं। ये जो महत्वपूर्ण जो उसके कह सकते हैं कि उसके विजय अभियान कह सकते हैं या आक्रमण है, जो 17 बार आक्रमण किया था, तो उस पर साथियों आप ध्यान रखना कि उसकी जब चर्चा होगी तो उनकी हो जाएगी। उसके बाद 1025 ईस्वी में प्रभासपट्टनम सोमनाथ पर आक्रमण किया साथियों। सबसे सफल आक्रमण था ये प्रभासपट्टनम सोमनाथ वाला। सोमनाथ के मंदिर को साथियों जिसने तोड़ा था, महमूद गजनवी जब चर्चा होती है तो सोमनाथ के मंदिर सबसे ज्यादा, जो सोमनाथ के मंदिर की जब चर्चा होती है तो उसकी होती है। उसका शासक की अगर चर्चा करो तो भीम इसमें और दे रखा होगा। वापस लौटते समय कच्छ एवं सिंध का रास्ता लिया। जब वापस लौटा वो कच्छ के रास्ते सिंध होते हुए वापस लौटा। उसके बाद आप देखोगे 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध अभियान किया इसने। तो इसके कुछ जो महत्वपूर्ण थे ये भी पूछ लेता है। उसके बाद अंतिम जो अभियान जो जाटों के विरुद्ध, उसके बाद जो अंतिम अभियान उसका जाटों के विरुद्ध अभियान ही था जो 1027 ईस्वी में किया। 1030 ईस्वी में साथियों इसकी गजनवी की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु वैसे पूछता नहीं है, ये सब इतने आम हो गए हैं प्रश्न, इतनी बार पूछा गया कि ये सब प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैंने, अब जब एक थाने से पूछ सकता है तो और भी आक्रमण पूछ सकता है, इसीलिए साथियों मैंने आक्रमण ऐड करवाए कि अगर आक्रमण पूछे तो सल्तनत काल पे उस पर आप शुरुआत में आप ध्यान रखना, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि मुगल काल जैसे ही हटा है, एनसीईआरटी से बाहर किया है। उसके बाद इसके दरबारी जैसे विद्वानों की चर्चा हो तो उत्वी, किताबुल यामिनी इसकी रचना, बैहाकी, तारीख सुबुक्तगीन, तारीख मसूदी साथियों इसकी चर्चा होती है। तो ये मैं आपको बताऊं साथियों जैसे ही इसकी चर्चा होगी, बाकी ये जो जैसे महत्वपूर्ण जहां मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, जैसे उत्वी रहा और ये बैहाकी रहा, तो ये सब मैंने वैसे करवा दिए। लेकिन जितनी भी पुस्तकें हैं आपको बताऊं, जितनी भी पुस्तकें हैं, पुस्तकें और उसके लेखक मैं एक 30 मिनट की साथियों अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको लेखक और मध्यकालीन लेखक और उनकी पुस्तकें सब जो महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, वो सब मैं एक साथ आपको दे दूंगा। तो आप बेफिक्र रहिए कि पुस्तक और इसके लेखक की कैसी चर्चा होगी, तो इस पर आप वो मत करिए। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों तो आप देख पाओगे। भारत में संस्कृत एवं ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया बनारस में बैहाकी ने साथियों। जो यहाँ पे जो चर्चा होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि लेनपून ने बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा है। ये एक पॉइंट हमारा रह गया था, ये कई बार पूछा गया, इस पर ट्रिपल स्टार, अरे यार ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट रह गया था, तो इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए साथियों। ये 3-4 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और इस बार पूछने की भी पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि अनुमान है कि इस बार भी पूछेगा ये वाला। तो लेनपून ने बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा है, और बैहाकी के बारे में ही भारत में संस्कृत एवं ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया बनारस में बैहाकी ने। अपनी पुस्तक में सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा का वर्णन करता है। भारतीयों को विद्वान बताता है लेकिन भारतीयों को कुपमंडूप बताता है जब चर्चा होती है साथियों। तो लेनपूल के बारे में जैसे चर्चा हो तो ये लेनपूल वाला, ये कई बार पूछा गया लेनपूल वाला, ये वाला पॉइंट, तो इस पर ध्यान रखना कि लेनपूल ने कहा, ये लेनपूल जिसने बैहाकी को भारत का पेप्स कहा है साथियों। तो आप ध्यान रखना कि लेनपूल की चर्चा होती है तो लेनपूल ने कहा था। उसके बाद भारतीयों को विद्वान बताता है लेकिन भारतीयों को कूपमंडूप, ये साथियों इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया तो इस पे ध्यान रखना। उसके बाद ही लेनपूल ने ही अपनी पुस्तक में सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की भी चर्चा करता है। फिर लेनपूल ही भारत में संस्कृत एवं ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करता है बनारस में। सॉरी मैं वो बोल गया था बैहाकी, तो लेनपूल है साथियों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा त्योहार मना क्या हो। तो अब साथियों जो दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है उसकी जैसे जो आक्रमणकारी है वो है साथियों मोहम्मद गौरी की जैसे ही चर्चा होती है तो सीधे सीधे आपके दिमाग में आ जाता है पृथ्वीराज चौहान आ जाता है। उसके बाद जब दो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुए, उसके बाद आप देखोगे कि जयचंद से युद्ध होगा तो 91-92, उसके बाद फिर 93-94 वाला जयचंद से युद्ध होगा, जयचंद भी पराजित होगा। पहली बार पृथ्वीराज चौहान इसे पराजित कर देंगे।
तो ये अगर जैसे अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी कहां का था, तो राजधानी इसकी गजनी थी। अन्य नाम मोहम्मद बिन साम था साथियों। इसका संबंध गौर प्रांत से था, इसीलिए गौरी कहलाया साथियों। तो इस पे आप विशेष ध्यान रखना, इसका संबंध गौर प्रांत से था, इसीलिए गौरी कहलाया। इसका गजनबी के साथ कोई संबंध नहीं है। ये मैंने पॉइंट इसीलिए डाला साथियों, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है, विद्यार्थी कहते हैं कि महमूद गजनवी पहले आया, उसके बाद गौरी आया, तो हो सकता है कि उसका बेटा हो या उसका कोई परिवार वाला हो, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट डाला साथियों कि इसका गजनवी से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन में क्लास में, जब हम ऑफलाइन क्लास में जब बच्चे होते हैं, तो बच्चे जब क्वेरी पूछते हैं, तो वो जब प्रश्न पूछते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि सर ये जो महमूद गजनवी था, ये वो मोहम्मद गौरी था, ये तो महमूद गजनवी का बेटा होगा, या उसका उत्तराधिकारी होगा, या उसका कोई परिवार वाला होगा। तब फिर मुझे बताना पड़ता है। तो इसीलिए उनको देखते हो, क्योंकि भाई जब ऑफलाइन में ऐसे पूछते हैं, तो ऑनलाइन में भी वो ये सब चल रहा होगा विद्यार्थियों के मन में। तो साथियों बेफिक्र होकर आप पढ़िए। इसमें गजनवी, इससे गजनवी का कोई संबंध नहीं, इसीलिए मैंने पॉइंट डाल दिया। तो आप बिल्कुल आपके दिमाग में कुछ भी हो उसे निकाल दीजिए। गजनवी अलग था और मोहम्मद गौरी अलग है। तो सीधे सीधे आप इसके जब अभियानों की चर्चा करें, तो 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर अभियान किया। उसके बाद मैंने 4 अभियान जो महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता, वो मैंने आपको बताया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर अभियान किया साथियों इसने। शासक मूल द्वितीय भीम द्वितीय गुजरात में था। इसकी मां नायका देवी थी, इसकी संरक्षिका थी। और इसी में आप देखोगे कि उसे बुरी तरह पराजित करेगा ये। नायका देवी को गौरी को बुरी तरह पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना आप कह सकते गुजरात में करना पड़ा। भीम द्वितीय की राजधानी अनिलपाटन थी। उसके बाद आप देखोगे कि 1191 में साथियों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। उसके तुरंत 1 साल बाद 1192 में साथियों मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और मोहम्मद गौरी की विजय हुई साथियों तुरंत 1 साल बाद। तो ये जो 1192 वाला तराइन का द्वितीय युद्ध है साथियों, इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया। और जब उसके बाद आप देखोगे कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, उस समय इसका साथ साथियों जयचंद ने दिया। इसीलिए आप देख पाओगे कि जयचंद को देशद्रोही जो बोला जाता है, कि हर एक मजाक में बोल देते हैं कि थोड़ा घर, अरे तू तो देश का जयचंद है, या तू तो घर का जयचंद है। जिसे पहले जैसे बोला जाता था कि विभीषण जयचंद, इन्हें क्या बोला जाता है कि ये घर का वेरी लंका ढाई, ये सब जो कहावतें हैं, ये जो इस तरीके की कहावतें जो हुई हैं, ये सब इसी से जुड़ी हुई हैं साथियों। हालांकि अगर जयचंद का अगर एक पक्ष अलग भी है, तो उस पक्ष को मैं क्लास में ऐसे वो नहीं कर सकता। अगर मोटा मोटा बताना चाहूं तो साथियों मैं आपको बता दूं, जहां तक मैंने थोड़ी जानकारी के वो पढ़े हैं, तो इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि जयचंद एक देशद्रोही से आ सकता। हाँ, हालांकि उसने मोहम्मद गौरी का समर्थन किया, मोहम्मद गौरी का साथ दिया पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध में। लेकिन ये मेरा थोड़ा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि चलो छोड़ो, अब क्लास में नहीं करते, हो सकता है कुछ भी भावनाएं आहत हो जाएं, तो ऐसी भावना आतबरी हमें नहीं करनी बातें, हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब। लेकिन अगर देखा जाए तो जयचंद भी आप कह सकते हो कि वो अपने, अगर उसकी परिस्थितियां देखी जाए तो वो उस समय सही ही था अपने हिसाब से। अगर कोई व्यक्तिगत, क्योंकि उस समय एक राष्ट्रवाद की भावना तो थी नहीं, सब अपनी अपनी लिए लड़ रहे थे, तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद बताते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक पढ़ा है कि खास मौसेरे भाई थे, एक दूसरे मौसी के लड़के थे। और उसी के बाद आप देखोगे कि जो पृथ्वीराज चौहान, अब जब चर्चा होती है तो ये टॉपिक छोड़ ही देते हैं, ऐसे कुछ गंभीर मुद्दे हैं, तो क्या पता किसकी भावनाएं कहाँ आती हो, तो उसके बाद ही करें। बाकी आप यहां ही ध्यान दीजिए कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, मोहम्मद गौरी की विजय हुई, उसमें जयचंद ने साथ दिया, इसीलिए जयचंद को इस तरीके से बोला जाता है हर बात में। लेकिन इसके बाद इस समय दिल्ली का शासक गोविंद तृतीय था। जब 1194 में साथियों चंदावर का युद्ध हुआ, इसमें गौरी
और जयचंद जो गढ़वाल शासक था कन्नौज वाला उसका के बीच हुआ, जिसमें जयचंद पराजित हुआ और गौरी की विजय हुई साथियों। तो जयचंद और ये जयचंद की जब चर्चा होती है तो एक जयचंद की जैसे बुक है एक, जो पर्सनल मैंने तो अध्ययन किया है, स्पेशली राजपूताना पर अध्ययन किया है, तो उसमें साथियों विस्तार से दे रखा है कि ये जयचंद को पता था कि ये कभी न कभी गौरी इस पर आक्रमण करेगा, ये भी पता था। लेकिन होता है ना कि एक दुश्मनी के उस तरीके से, तो उस समय आपको एक आसान भाषा में मैं समझा दूं, पूरी बात तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उस समय जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें आप देखोगे कि जो जयचंद में पृथ्वीराज चौहान में एक लड़ाई जैसे बोलते हैं ना कि लड़ाई एक दुश्मनी जैसी एक लड़ाई हो गई थी, वो भी कुछ घरेलू कारण थे इस वजह से। तो उन घरेलू कारणों को बस इतना ही मैं आपको एक शॉर्ट में एक आसान भाषा में समझा सकता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच दोनों ही राजपूत थे, दोनों ही राजस्थान के आप कह सकते हो कि शासक थे। वो गढ़वाल शासक था, पृथ्वीराज चौहान आप कह सकते हो चौहान शासक थे। उसमें आप देख पाओगे कि दोनों मौसेरे भाई थे, अब भाई भाई में दुश्मनी हुई तो कुछ ऐसे कह सकते हो कि पारिवारिक कारण या कुछ भी ऐसा कारण था, इसमें आप कह सकते हो कि दुश्मनी एक तरीके की हुई, या दुश्मनी हो सकती है कि एक गुस्से वाली कुछ ऐसी बातें हुई। तो उसमें आप कह सकते हो कि जयचंद ने पृथ्वीराज उसके मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और जब मोहम्मद गौरी का साथ दिया उसके बाद उसी में जो मैंने बताया था कि एक स्पेशल जैसे राजपूताना पे जब मैंने अध्ययन किया तो उसमें स्पेशल जयचंद की एक बात आती है कि जयचंद को यह पता था कि ये गौरी इस पर आक्रमण करेगा, और वही उसके तुरंत 1 साल बाद या 2 साल जैसे तराइन का युद्ध 92 में हुआ, तुरंत 93 छोड़ 94 में चंदावर का युद्ध हुआ, गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया, जयचंद जिसमें जयचंद की पराजय हुई और गौरी की विजय हुई। इसके बाद आप देखोगे कि गौरी ने ऐबक को विजित किया और गवर्नर नियुक्त किया साथियों। ऐबक को गवर्नर जो गौरी ने जो विजय प्राप्त की उसके बाद ऐबक को गवर्नर नियुक्त करके गजनी चला गया। यहां से आप देखोगे कि यहां से ऐबक की साथियों प्रारंभ होगा। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध अभियान हुआ साथियों, और जब खोखरों के विरुद्ध अभियान होगा तो खोखर कौन थे आप कह सकते हो, वो भी है खोखर भी साथियों आप कह सकते हो बर्बर जनजाति इस तरीके से बोला जाए तो खोखर रेगिस्तान में टीलों वाले उस एरिए में, तो उसमें साथियों खोखर रहते थे, खोखर बोलते थे, बड़े आक्रामक बर्बर जनजाति जिसे बोला जाता था। उन खोखरों वाले अभियान में साथियों गौरी घायल हो गया और 1206 में इसकी मृत्यु हो गई, तो गौरी की मृत्यु हो गई। अब साथियों इसने अपना कह सकते हैं कि ऐबक को देके गया था, जितना भी राज्य किया था इसने ऐबक को देके गया। गौरी ने मोहम्मद बिन शाम के नाम से सिक्के चलाए जिन्हें देहलीवाल कहा जाता है। तो इस पे साथियों ये महत्वपूर्ण है कि देहलीवाल किसे कहा जाता है या देहलीवाल सिक्के किसने चलाए, इस पे साथियों आप ट्रिपल स्टार नहीं 4 स्टार लगा लीजिए, ये पूछेगा साथियों। इसके बाद सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र, ये कई बार पूछा गया साथियों, इस पे भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यही प्रीवियस ईयर का प्रश्न है साथियों। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे कि यहां से सल्तनत काल जो दिल्ली सल्तनत की जब चर्चा होगी, क्योंकि ऐबक आ गया था, ऐबक को दे के चला गया था मोहम्मद गौरी, तो यहां से आप देख पाओगे यहां से सल्तनत काल की चर्चा होगी, और सल्तनत काल में आप कह सकते हो कि एक गुलाम वंश की चर्चा होगी जिसे ममलूक वंश भी बोला जाता है। सबसे पहले गुलाम वंश की चर्चा होगी, और गुलाम कैसे, गुलामों का गुलाम ऐबक और उसकी चर्चा होगी। उसके बाद शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी गया तो अपना जितना भी विजित राज्य था वो सब अपने गुलाम ऐबक को देके गया था, इसीलिए साथियों से गुलाम वंश बोला गया, इसे ममलूक वंश भी बोला जाता था। ये साथियों 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, तो टाइम पीरियड बिल्कुल नहीं पूछता, ध्यान ही मत देना, जो महत्वपूर्ण है वो तो मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, लेकिन ये वाला नहीं पूछेगा। अगर मुझे लगेगा कि कौन सा टाइम पीरियड पूछता है, वो भी जोड़े मिलाओ में अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो वो मैं आपको जो लगेगा महत्वपूर्ण है वो सब मैं साथियों आपको करवा दूंगा, आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए। तो सबसे पहले जब ममलूक वंश गुलाम वंश की चर्चा होगी उसमें आप देखोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा हुई क्योंकि ऐबक को देके गया था। ऐबक का शाब्दिक अर्थ साथियों चंद्रमा का स्वामी है, ये पूछा नहीं गया लेकिन मैंने आपको बता दिया कई बार, जैसे समझाने के लिए बताना पड़ता है कि ऐबक का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का स्वामी है। उसकी उपाधियां सही है साथियों, कई बार पूछी गई हैं, तो उपाधियां उसकी एक कुरान खां, लाख बख्श और हातिम साथियों, इसकी उपाधियां थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और उसी के बारे में आप देखोगे कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की,
क्योंकि गुलाम था और खलीफा का एक कह सकते हैं कि इसने खलीफा का एक प्रतिनिधि के तौर पर इसने शासन किया। उसके बाद आप देखोगे इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, क्योंकि जब प्रतिनिधि है तो खलीफा के नाम के सिक्के चलेंगे या फिर उसके मोहम्मद गौरी के नाम के, क्योंकि उसी ने अपना विजित राज्य दिया, उसी का गुलाम था ये, तो अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए। इससे आगे आप देखोगे जैसे ही आगे की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि खलीफा की वो करके खुद को एक खलीफा का प्रतिनिधि सीधे नियुक्त करेगा। और आप आगे देखोगे जैसे कि ऐबक के बाद जब चर्चा होंगी शासकों की, वो अपने नाम के सिक्के भी चलाएंगे आगे, तो एक क्रमिक आपको नजर आएगा। उसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया। खुतबा साथी होता था कि एक खलीफा की अनुमति पत्र, इसे खुतबा बोला जाता था, कि जो खलीफा थे मोहम्मद साहब के बाद जो 4 खलीफा थे, उसके बाद जब खलीफाओं का शासन प्रारंभ हुआ तो सीधे होता था कि अगर किसी राज्य पर किसी राजा को अगर राज्य करना है, किसी साम्राज्य पर किसी शासक को अगर शासन करना है तो वो खलीफा के द्वारा एक अनुमति पत्र प्राप्त करेगा, उसके साथ ही खुतबा बोला जाता था। तो ये आपको बड़ी आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि एक अनुमति पत्र था कि खलीफा अगर किसी पर्चे पर लिख के दे दे कि ठीक है आज से तुम यहाँ के शासक हो, नीचे अपनी मोहर लगा दे और साइन कर दे। वर्तमान में साइन होता है, उस समय मोहर वोहर लगती होगी और साइन भी होते हो तो भी कोई गुरेज नहीं है साथियों, क्योंकि उस समय शासक अरबी और को उसमें तो पढ़ाई करते ही थे, उनका ज्ञान तो था ही भाषाओं का। तो साथियों ये एक अनुमति पत्र था खुतबा, तो आप कह सकते हो किसी ने खुतबा नहीं पढ़वाया। अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक की जैसे चर्चा होती है, और जब विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेगा तो सब इसके समर्थन में आ जाएंगे, और जब विरोधी समर्थन में आ जाएंगे तो शासन चलेगा, शासन अच्छे तरीके से चलेगा साथियों। उसके बाद आप जैसे मैं आपको बताऊं कि गजनी ताजुद्दीन मलदोजी लाहौर का ऐबक था और सिंध का शासक नासिरुद्दीन ख्वाजा था। ये 3 राज्य थे साथियों, 3 राज्य में एक अलग पेन जैसे पेन की अगर मैं आपको बात कर दूं तो ये 3 राज्य थे, गजनी, लाहौर और सिंध साथियों। उसके बाद आप जैसे ही आप देखोगे तो गजनी का जो शासक था साथियों वो ताजुद्दीन मलदोजी था, जिसे प्रतिनिधि जैसे बोला जाता है। लाहौर को साथियों ऐबक को देके गया था मोहम्मद गौरी, और सिंध साथियों नासिरुद्दीन ख्वाजा के हाथ में देके गया था साथियों। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे साथियों कि 1208 में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने इसे गास्ता से मुक्त कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो गौरी का जो उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। इसके बाद आप देखोगे कि 1210 में लाहौर में ऐबक की चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई, और चौगान साथियों पोलो को बोला जाता है। पोलो एक घोड़े पर बैठकर, और वो जो टच करने वाला जो होता है आप खुद सब जानते होंगे कि पोलो, और जो नहीं जानता हो वो गूगल पे एक बार डाल के देखिए, पोलो आपको मिल जाएगा कि एक घोड़े के द्वारा पोलो खेला जाता है। तो आप कह सकते हो कि घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई ऐबक की। इसके बाद साथियों उसका दूसरा जो उत्तराधिकारी आता है वो आता है आराम शाह, जो 1210-11, ये टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड कोई मायने नहीं रखता, प्रश्न पूछेगा ही नहीं टाइम पीरियड से। उसके बाद आता साथियों इल्तुतमिश। इसे आप देखोगे तो ये सबसे पहले एक इलवारी तुर्क था, और तुर्क मैंने आपको बताया कि बर्बर जनजाति, और तुर्कों में भी जब तुर्क वहां से चले आ रहे हैं, तुर्कों की जब चर्चा हो रही है उसमें भी इलवारी तुर्क बोलते हैं साथियों के। हो सकता है कि तुर्कों में एक बर्बर जनजाति और ज्यादा बर्बर जनजाति हो या थोड़ा एक उदारवाद वाला हो, एक इलवारी तुर्क था, इस तरीके से बोला गया है। उसके बाद आप देखोगे कि ये बदायूं का गवर्नर था उस समय, जब इल्तुतमिश से कह सकते हो कि आराम शाह के बाद जब इल्तुतमिश के हाथ में शासन आया तो ये बदायूं का गवर्नर था। उसके बाद आप देखोगे साथियों कि ये ऐबक का दामाद था, ऐबक का दामाद था। इससे आगे आप देखोगे फिरोज शाह और मोहम्मद, जब तुगलकों की चर्चा होगी, एफएसटी और एमएसटी जब चर्चा होगी तो आप देखोगे कि उसमें आपको दामाद और भतीजा दोनों एक मिलेंगे। तो ये इस तरीके से धार्मिक परंपराएं, उनकी धार्मिक अपनी मान्यता है, अब उनकी वैवाहिक प्रणाली है, और किसी के धार्मिक उस विचार पर नहीं जाते हैं। उससे आगे हम बढ़ते हैं। वो हर एक धर्म की अपनी खुद कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ उनकी अलग तरीके से अपने नियम कानून होते हैं, तो उनका उनके धर्म में अपनी अपनी विचारधारा है।
उससे आगे आप देखोगे इसने तुर्कान चहलगामी का गठन किया। अब जो तुर्कान चहलगामी की आप देखोगे साथियों, तो इसको बोला जाता था चालीसा दल। हो सकता है कि लाइन दे रखी हो, हाँ चालीसा दल का भी कहा जाता था, चालीसा दल। चालीसा दल साथियों बोला जाता कि इसमें 40 इसके आप कह सकते हो कि गुलाम थे, जो कह सकते हो कि हष्ट पुष्ट और हर तरीके से मजबूत, जो सुरक्षा के लिए जो होते थे, चालीसा दल इसे बोला जाता था कि एक ऐसा दल था जिसमें आप कह सकते हो कि सुरक्षा की दृष्टि से एक अब जैसे होते हैं ना कि एक उच्च स्तर का प्रशिक्षण और वो सब लिए हुए गुलाम थे साथियों। उसमें 40 गुलामों का एक समूह था, जिसे 40 तुर्कान चहलगामी कहा गया। इसी से साथियों आपको देखने को मिलेगा कि इसी से बलवन, इसी 40 दल से इसके बाद जैसी चर्चा होगी उसके बाद इल्तुतमिश के बाद इसमें बलवन आएगा, तो इसी तुर्कान चहलगामी का सदस्य होगा, जो आप कह सकते हो कि उच्च प्रशिक्षण वाला जो गुलाम था। उसके बाद और उसकी जब चर्चा होगी तो बलवन के समय चर्चा करेंगे साथियों उस तरीके की। इसके बाद आप देखोगे कि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने साथियों। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, तो वास्तविक संस्थापक जिसे बोला जाता है वो यही है साथियों, इल्तुतमिश। और इस पे आप ध्यान रखना, तुर्कान चहलगामी, इस पे आप 4 स्टार लगा लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। और 40 दल इसे बोला जाता था, तो इस पे तो आप ध्यान रखोगे रखोगे। उसके बाद साथियों जैसे चर्चा होगी, इसने एकता व्यवस्था को आरंभ किया साथियों। और एकता व्यवस्था क्या थी साथियों? एकता व्यवस्था को आरंभ किया, काम के बदले भूमि देना, जागीरदारी, सूबेदारी साथियों। एकता व्यवस्था थी साथियों कि काम के बदले वेतन न देकर, उसे कोई सुविधा न देकर उसे भूमि प्राप्त करना, ये एक एकता व्यवस्था थी उस समय की। इससे आगे आप बढ़ोगे तो एकता में अलग अलग तरीके की एकता व्यवस्था चाहे होंगी, और जब एकता की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि अकबर के काल तक आते आते एकता की एक अलग परिभाषा नजर आएगी, तो उस समय मैं करवाऊंगा। इस समय तक आप कह सकते हो इल्तुतमिश के टाइम तक एकता का मतलब यही था कि काम के बदले उसे जमीन का टुकड़ा दे देना, तो जमीन दे देना। उसी के बाद आप देखोगे जिसे जागीरदारी या सूबेदारी भी प्रारंभ होगी साथियों। इसके बाद जैसी ही चर्चा होगी आप देखोगे कि इसने अरबी पद्धति से 2 सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। तो ये कई बार पूछा गया, तो इस पे भी साथियों ध्यान रखना। वैसे इतना आसान प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए साथियों, ट्रिपल स्टार है ये, ट्रिपल स्टार, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद आप देखोगे कि तराइन का तृतीय युद्ध 1216 ईस्वी में इसी के शासनकाल में होता है। उसके बाद और वो जब तराइन के तृतीय युद्ध की चर्चा हो तो ये इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदोजी के बीच में होता है। इसने यलदोजी को पराजित किया, इल्तुतमिश यलदोजी को पराजित कर देगा साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे साथियों, इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसने कुवाचा को कई बार पराजित किया। और कुवाचा कहां का था, मैंने शुरुआत में आपको करवाया था, एक बार फिर आपको वही दिखा दूं, किसने यलदोजी को भी पराजित किया और इसने कुवाचा को भी पराजित किया। तो ये मैं एक बार और आपके सामने ले आया हूं, ये सब साफ करके मैं आपको बता दूं कि जब चर्चा होती है, मैंने आपको बताया था कि 3 राज्य जब मोहम्मद गौरी जब गया तो उसने 3 अपने जो विजित राज्य थे उन्हें 3 भागों में बांटा साथियों। 3 भागों में कौन कौन से? एक साथियों गजनी, दूसरा साथियों लाहौर और तीसरा सिंध। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार और समझा देता हूं। और उसके बाद जैसे ही आप देखोगे गजनी तो उसने ताजुद्दीन यलदोजी को दिया, ये मलदोजी नहीं है साथियों, ये यलदोजी है, यलदोजी को दिया। सिंध को साथियों नासिरुद्दीन कुवाचा को दिया, और लाहौर को साथियों ऐबक को दिया। अब जब लाहौर को ऐबक को दिया तो आप कह सकते हो कि ऐबक के बाद ही साथियों आपने देखा कि इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी की स्थापना की, जिसे 40 दल बोला जाता था। उसी ने साथियों यलदोजी को पराजित करता है, वो यलदोजी को पराजित करेगा तो गजनी पर भी अपना अधिकार कर लेगा। उसके बाद साथियों वो नासिरुद्दीन कुवाचा को कई बार पराजित करेगा तो सिंध पर भी वो अपना अधिकार कर लेगा साथियों। और यहाँ पे उसको दिल्ली तक, उसका लाहौर से दिल्ली तक उसका अधिकार था ही, क्योंकि दिल्ली में उसने राजधानी बनाया। तो सीधे सीधे अब आपकी समझ में आ गया होगा साथियों, यही समझाना था। मैंने कहा एक बार और समझा देता हूं। उसके बाद जैसे ही हम आएंगे साथियों उस पर, किसने नासिरुद्दीन कुवाचा को कई बार पराजित किया। इसके बाद आप देखो कुवाचा सिंध नदी में डूबकर मर गया, पराजित हुआ बदनामी से, उससे सिंध नदी में साथियों डूबकर मर गया कुवाचा।
1221 ईस्वी में साथियों इसने जलालुद्दीन मंगबरनी को पीछा किया और चंगेज खां, जब 1221 ईस्वी में आप देखोगे कि जो जलालुद्दीन मंगबरनी था उसका पीछा चंगेज खां करता हुआ आ रहा था, तो वो जलालुद्दीन मंगबरनी से शरण मांगेगा, लेकिन ये शरण नहीं देगा इल्तुतमिश, क्योंकि इसे पता था कि अगर इसे शरण दी तो चंगेज खां आक्रमण कर देगा, और उस समय इतना ये मजबूत नहीं था, कह सकते हैं ये साम्राज्य, तो इसका साम्राज्य इतना मजबूत था नहीं, तो इस वजह से उसने बड़ी समझदारी से सूझबूझ से काम लिया, और ये जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहां शरण नहीं देता है, और चंगेज खां का आक्रमण इस पे होने से बचा लेता है अपने उसको। इल्तुतमिश ने मंगबरनी से कोई सहायता नहीं की, सहायता मतलब शरण मांगता है और ये मना कर देता है इल्तुतमिश। उसके बाद आप देखोगे उसने अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। चंगेज खां एक मंगोल था, और मंगोलों का आक्रमण आप कह सकते हो कि उनकी सेना भी बड़ी थी, वो युद्ध कौशल में भी निपुण थे, और बर्बर तरीके से जो युद्ध कौशल मारकाट मचाते थे, मंगोलों आक्रमण का भय रहता था साथियों, तो उसने अपने साम्राज्य पर मंगोल आक्रमण होने से बचाया, क्योंकि अगर ये जलालुद्दीन मंगबरनी को अगर शरण दे देता तो उसके आक्रमण पर चंगेज खां आक्रमण करता, चंगेज खां मंगोल था, मंगोल आक्रमण से के भय से बचाया साथियों। 1229 ईस्वी में आप देखोगे खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करी। अब ये खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करेगा और खुतबा भी पढ़वाएगा। अब आपको साथियों अगर आगे जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि अपने पुत्र नासिरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया। नासिरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए बंगाल में हुई साथियों इसके पुत्र की। इसके बाद साथियों अब आपको देखने को मिलेगा कि इसकी बेटी जो रजिया थी वो एक पुरुषों की तरह पहनावे, पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर साम्राज्य आप कह सकते हो राजगद्दी पर बैठेगी। और जब राजगद्दी पर रजिया पुरुषों के एक महिला पुरुषों की आप वो पहनकर पोशाक पहनकर राजगद्दी पर बिना पर्दे के बैठेगी, तो साथियों आप देखोगे कि इनके जो कहते हैं उलेमा वर्ग जो एक धार्मिक प्रमुख थे वो सब रुष्ट हो जाएंगे। जब रुष्ट हो जाएंगे तो वो इसका विरोध करेंगे तो उसके बाद ही आपको आगे जैसी चर्चा होगी। तो इसने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। अब जब रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करेगा तो ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम के सिक्के भी साथी उसने चलाए। तो जब तक इल्तुतमिश रहता है तब तक तो रजिया को बड़ा वो मिलता है कि चलो उत्तराधिकारी है कोई बात नहीं, लेकिन इल्तुतमिश के बाद ही ये साथियों राजगद्दी पर जब रजिया बैठती है तो आप देखोगे कि उलेमा वर्ग भी और जितने भी आप कह सकते हो जो व्यापारी वर्ग था वो सब, और जो आप कह सकते हो कि दरबार के मंत्रीगण थे वो सब विरोध करने लगेंगे बिना पर्दे के महिला किस तरीके से शासन चला दी। तो उस समय एक रूढ़िवादी सोच जिस तरीके की नजर आती है, आज भी आप देखोगे कि अरब देशों में एक अलग तरीके से पर्दा प्रथा, और इस्लाम में तो पर्दा प्रथा इस तरीके से प्रचलित है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। यहां तक कि स्कूल कॉलेजों में भी, हालांकि मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को वो नहीं करता, लेकिन फिर भी स्कूल कॉलेजों को एक स्कूल कॉलेज एक अध्ययन का केंद्र रहने दो। उसमें आप किस तरीके से एक अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले एक चर्चा हुई थी कि बुरके की, और उनकी जब चर्चा हुई थी क्या बुरका बोलते हैं क्या बोलते हैं अब मुझे तो इतना जानकारी भी नहीं है कि स्कूल कॉलेजों में पहनने के लिए इस तरीके के वो किया गए। तो वो साथियों आपको एक स्कूल एक आप कह सकते हो अध्ययन का केंद्र है, उसमें किसी धर्म को वो नहीं है, लेकिन इसके लिए आप वो करो कि नहीं पर्दे हम बुरका पहन के जाएंगे इस तरीके, तो ये साथियों गलत है। एक अध्ययन केंद्र है, उसे अध्ययन केंद्र रहने दो, वहां सब समान है, उसमें कोई भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। पहराव ओढ़ा कुछ तो बुरके पहन के बैठे, कुछ ऐसे बैठे तो कुछ तिलक लगा के इस तरीके से आ जाएंगे, तो एक अलग है, वो एक धार्मिक भावना है। लेकिन जब एक कह सकते हैं कि अध्ययन केंद्र वाला स्कूल कॉलेज खुद नहीं वो कर रहे, जब खुद स्कूल कॉलेज ने प्रतिबंध कर रखा है तो उनकी जब अध्ययन करने जा रहे तो तुम्हारी वो है, और अध्ययन केंद्र पर आप किसी प्रकार का दबाव थोड़ी बना सकते हो कि अध्ययन केंद्र पर तुम दबाव बनाओ कि नहीं हम तो ये पहन के आएंगे, वो एक अलग बात है। चलो अपना इस तरीके से रहना चाहिए। तो साथियों वो एक अलग मामला है, वो कोर्ट में भी गया, कोर्ट देखेगा, न्यायालय है, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय आप कह सकते हो कि उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो सब देखेंगे, उससे हमें क्या अब आगे बढ़ते हैं वो सब है देखने वाले। कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय देगा, वो चलेगा। ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम से सिक्के चलाए साथियों इल्तुतमिश ने। उसके बाद आप देखोगे ग्वालियर अभियान के समय बलबन को खरीदा। अब ये साथियों जब बलबन को खरीदेगा और फिर 40 दलों में से शामिल करेगा,
ग्वालियर अभियान के समय बलबन को खरीदा, उसे फिर 40 दल में शामिल करेगा। और इल्तुतमिश की मृत्यु साथियों 1236 ईस्वी में हो जाएगी। और जब इल्तुतमिश की साथियों मृत्यु होगी तो फिर आप देख पाओगे कि यहां से ही साथियों आपको जैसी चर्चा होगी तो यहां से ही आप देख पाओगे कि यहां से ही इस तरीके की अव्यवस्था साथियों फैलेगी। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जैसी 1236 में मृत्यु होगी तो सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि, तो सुल्तान की जब चर्चा होगी खलीफा से सुल्तान की बात, तो खलीफा का प्रतिनिधि मैंने आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि खलीफा का प्रतिनिधि बनेगा। बादशाह स्वयंभू एवं स्वतंत्र होता था, तो बादशाह अलग होता था, सुल्तान अलग होता था, दोनों की मैंने आपको बता दी कि एक टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है। उसके बाद साथियों एक शासक आता है जो रजिया का, क्योंकि अमीरों ने और उन्होंने उलेमाओं ने विरोध किया रजिया का उत्तराधिकारी उससे, फिर उसके रजिया के भाई को शासक रुकनुद्दीन फिरोज को साथियों राजगद्दी मिलती है। वो 1236 बढ़ता है। ये एक आलसी प्रवृत्ति का एक शासक था। वास्तविक शक्तियां इसकी मां 7 तुर्कान के पास थी साथियों। 7 तुर्कान निरंकुश थी, उस समय निरंकुश शासिका बनी हुई थी। उसके बाद आप देखोगे कि रजिया जनता की सहायता से शासिका बनी। जब रजिया आई तो रजिया ने सीधे कहा कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए साथियों। उसने जनता से मांगा कि मैं अपने साम्राज्य की जनता से न्याय मांगती हूँ, जब मैं उत्तराधिकारी थी उसे क्यों बनाया। और वो जब जनता उसके समर्थन में आती है तो उसे राजगद्दी पे जब वो बैठती है जनता के समर्थन से, जब राजगद्दी पे बैठेगी तो साथियों जब चर्चा होगी तो ये पुरुषों की तरह पोशाक पहनकर इस तरीके से बैठेगी। तो साथियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। रजिया पे कल की क्लास में चर्चा करेंगे साथियों, कल की क्लास में विस्तार से आपको समझाएंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर कल की क्लास में रजिया से ही प्रारंभ करेंगे क्योंकि कुछ ज्यादा हो जाएगा। जैसे लगभग 30-40 मिनट की क्लास हो गई थी और अपना सिलेबस कवर में है, तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी, जल्दबाजी भी नहीं। और आराम से धीरे धीरे आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा के प्रीवियस ईयर इंक्लूड करवा के बाकायदा उस तरीके से बैठेंगे साथियों। तो मिलते हैं फिर कल साथियों, साथ बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, राधे राधे।